नमस्कार दोस्तों, मैं अजय। स्वागत है आपका अपना चैनल आर्थिक दुनिया पर। सोचिए, एक सुबह आप उठ रहे हैं और पता चल रहा है आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब बंद हो गया है। कोई रीज़न पता नहीं चल रहा है। बस इतना बोला गया, नया नियम मानो वरना बंद। बस ऐसा ही हुआ नेपाल में। और जिस दिन यह खबर फैली, देश की युवा पीढ़ी, जिसे जेन जी के नाम से जाना जाता है, सड़कों पर उतर आई। छोटे छोटे शहरों और बड़े शहरों में युवा एक साथ खड़ा हुए, नारे लगाए गए और अपनी आवाज़ सबको सुनाई। यही वह शुरुआत थी जिसने पूरा नेपाल को हिला दिया। युवाओं का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बंद होने तक नहीं था, बल्कि यह उसके कई सालों के गुस्से था। जब उन्होंने देखा कि नेता सिर्फ अपने परिवार वालों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, एक तरफ नेपो बेबी की लग्जरी लाइफ टिकटॉक पर ट्रेंड कर रही है और दूसरी तरफ बेरोजगार युवा। सरकार वादे तो करती रही, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। हर युवा जो अपने सपनों के साथ बड़ा हुआ महसूस कर रहा था कि उसकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। इसलिए छोटे से कानून अचानक पूरे देश में आग लगा दी। युवाओं के हाथों में पोस्टर, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में उम्मीद। ऐसा नज़ारा पहले कभी भी नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने सोचा कानून बनाकर सबकी आवाज़ दबा देंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि लोगों की भावनाएं इतनी तेज है। माहौल धीरे धीरे खराब होते गया और ओली ने प्रोटेस्ट करने वालों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे जनता का गुस्सा और बढ़ गया। नेताओं को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। माहौल इतना खराब हो गया कि ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब नेपाल की बागडोर सुशीला कार्की के हाथ में है, जो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। नई अंतरिम सरकार ने कहा कि मार्च 2026 में फिर से चुनाव होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार फिर से युवाओं को भरोसा जीत पाएगी या फिर वही पुरानी नाराजगी लौट आएगी। नेपाल की प्रोटेस्ट सिर्फ नेपाल तक ही नहीं, बल्कि इसका असर पूरी साउथ एशिया में दिख रहा है। पिछले कुछ सालों में सरकार की नीतियों के कारण नेपाल का झुकाव चीन की तरफ अधिक था। उन्होंने चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए। BRI प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स, सब कुछ चीन के साथ किया और भारत के साथ धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई। जबकि भारत चाहता था कि नेपाल उसके करीब रहे, लेकिन सीमा विवाद, काला पानी और लिपू लेक ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास डाली। नेपाल की इनस्टेबिलिटी साउथ एशिया की राजनीति को हिला सकती है। भारत चाहता है कि नेपाल उनके साथ रिश्ता मजबूत रखे ताकि सीमा सुरक्षित रहे, और चाइना चाहता है कि नेपाल उसकी कैंप में आ जाए। अगर नेपाल अनस्टेबल रहा तो इंडिया चाइना की खींचतान तेज होगी और पूरे रीजन की स्टेबिलिटी पर असर पड़ेगा। इस प्रोटेस्ट के बाद नेपाल की इकोनॉमी पर शॉर्ट टर्म के लिए नुकसान तो हुआ। टूरिज्म अचानक बंद हो गया, होटल रेस्टोरेंट बंद होने से लोग परेशान हो गए और फॉरेन इन्वेस्टर भी नेपाल में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन अगर नई सरकार समझदारी से काम करे, करप्शन कम करे, रोजगार बढ़ाए, स्किल ट्रेनिंग और स्टार्टअप को सपोर्ट दें, तो नेपाल की इकोनॉमी तेजी से बढ़ सकती है। हाइड्रो पावर नेपाल का ट्रम्प कार्ड है। बिजली बेचकर पैसा आएगा, टूरिज्म फिर से प्रमोट हो, रोजगार बढ़े और युवा खुश होंगे। ऐसे नेपाल की इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा तो होगा। अब यह कहानी भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेपाल अनस्टेबल होगा तो इंडिया की सुरक्षा और इकोनॉमी दोनों प्रभावित होंगे। बॉर्डर पर इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ सकती है, भारत के इन्वेस्टर खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए भारत को नेपाल के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहिए। कल ही डॉक्टर एस जयशंकर जी ने मीडिया पर नेपाल के साथ रिश्ते बनाए रखने की बात की। उन्होंने कहा कि नेपाल पड़ोसी देश होने के कारण इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार को नेपाल के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए जो जॉब्स और स्किल बढ़ाएं, बॉर्डर ट्रेड आसान बनाएं और नेपाल को स्वतंत्र चूज का भरोसा दें। दोस्तों, नेपाल का जेन जी प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया का मामला नहीं है, यह एक पीढ़ी की आवाज़ है भ्रष्टाचार और बेरोजगार के खिलाफ। अगर नेपाल की नई सरकार भारत के साथ मिलकर नई प्रोजेक्ट्स पर काम करे तो नेपाल के साथ साथ इंडिया का भी फायदा होगा। लेकिन सवाल यह है, नेपाल किस तरफ जाएगा, इंडिया के करीब या चाइना के कैंप में? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।